नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहा जाता है लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, यानी जिंदगी संतुलन का ही दूसरा नाम है। ऑफिस और घर के काम में बैलेंस चाहिए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, जाती जिंदगी में बैलेंस। बीपी शुगर ना बढ़े, इसलिए खान पान में भी बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे अच्छी सेहत के लिए शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। मीनाक्षी, अब बात यह है कि वात, पित्त और कफ आखिर है क्या भला, और इसे भी समझाइए कि शरीर में ये कैसे काम करती है, इसके बैलेंस रहने का मतलब क्या होता है, ये भी लोगों को जानना है। देखिए, आयुर्वेद के मुताबिक हमारा शरीर 3 एनर्जीज यानी वात, पित्त और कफ से मिलकर बना है और इनका इम्बैलेंस तमाम बीमारियों की वजह बनता है। ये छोटे में मैंने समझाने की कोशिश की। यानी वो लोग जो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, एक बीमारी ठीक नहीं हुई कि दूसरी बीमारी उनको जकड़ लेती है, उनका फिर वो उसका इलाज करवाने लगते हैं। ये सब कुछ वात, पित्त और कफ के बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से हो रहा होता है। यही आज हम स्वामी जी से भी समझेंगे। बिल्कुल हुसैन, आयुर्वेद के मुताबिक केवल वात के बिगड़ने से ही 80 तरह के रोग हो सकते हैं और बीमारी जड़ से तभी खत्म होगी जब वात, पित्त और कफ तीनों के बीच में बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। मतलब साफ है, खराब लाइफस्टाइल और खानपान हमारे शरीर के त्रिदोषों पर असर डालता है और बीमारियों की वजह बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साल पुरानी योग और आयुर्वेद की विद्या से हम वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर सकते हैं, यानी सीधे बीमारियों की जड़ पर प्रहार कर सकते हैं। तो बीमारियों को परमानेंटली क्योर करके कैसे कर सकते हैं, त्रिदोष को अपने शांत कैसे किया जा सकता है, आज स्वामी रामदेव यही हमें बताने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई और मीनाक्षी बहन। और बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया मीनाक्षी जी ने। ये 3 तरह की ऊर्जाएं हैं, वात, पित्त, कफ। जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ये पूरा ब्रह्मांड बना है और इसी को ही आध्यात्मिक भाषा में सत्व, रजस, तमस कहते हैं। सत्व, रजस, तमस का संघात है, ईश्वर जीव प्रकृति का संघात है, और वात, पित्त, कफ का संघात है ये पिंड और ब्रह्मांड। और ये तीनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं। ये ऊर्जा ठीक रहती है तो वात से शरीर में गति है और पित्त से शरीर में शक्ति है और कफ से शरीर में स्थिरता है। इसको योग दर्शन में प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा परोगार्थम दृश्यम का है। और ये जो सूर्य नमस्कार से लेकर के अलग अलग प्रकार के आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये सब हमारे वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए ही है। और ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं जब हमारी संतुलित रहती हैं तब वात, पित्त, कफ सभी प्रकार के दोषों से हम बच जाते हैं। और यदि हम महर्षि चरक की भाषा में कहें तो समदोषाः समग्नि स समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थित्यभिधीयते। अब जब ये ठीक चलते रहते हैं तीनों शक्तियां, तीनों प्रकार की ऊर्जाएं, तो जीवन बहुत अच्छा चलता है। जैसे वात विकृत होता है तो शरीर में दर्दें होने लगती है अलग अलग प्रकार के, और जितने भी प्रकार के ऑटोमेन डिजीज हैं, जितने भी प्रकार के ये हड्डियों से, मांसपेशियों से, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड उपद्रव हैं, पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, फाइब्रोमाइल्जिया है, और ये ESR, यूरिक एसिड, CRP, ये ANA, AVN, HLV27 आदि जो बढ़ना है, ये अलग अलग प्रकार के जो ऑटोमेन डिजीज के मार्कर्स हैं, ये बढ़ते हैं तो वात की विकृति से बढ़ते हैं। अच्छा स्वामी जी, विकृति से एसिडिटी होना, अल्सर होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस होना, और अलग अलग प्रकार के जितने भी चर्म रोग हैं। और आदमी को बहुत अधिक स्ट्रेस रहता है, गुस्सा आता है, ये बीपी बढ़ने लगता है। स्वामी जी, अलग अलग बीमारियों की हम बात करें उससे पहले स्वामी जी, ये बड़ा समझना जरूरी है कि वात, पित्त और कफ का हमारी बॉडी में क्या रोल है, वो भी थोड़ा बहुत आपने समझाया, लेकिन और जरा आसान भाषा में हमें समझाइए कि वात, पित्त और कफ का हमारी बॉडी में क्या क्या रोल है और कैसे ये समझा जाए कि हमारा जो शरीर है
वो वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है? नेचर क्या है, ये नेचर को कैसे समझा जाए? तो अभी जैसे मैं बता रहा था, जब दर्दें बढ़ने लगे, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज बढ़ने लगे, किसी किसी को अलग अलग प्रकार से ये वात के उपद्रव जो है दर्द देते हैं। तो पित्त के जो उपद्रव है, चित्त की चंचलता से लेकर के चर्म रोगों से लेकर के और बीपी तक बढ़ने लगता है और मन एकदम अशांत हो जाता है, गुस्सा बहुत अधिक आने लगता है। तो उसी के लिए हम अभी शीर्ष जो है सूर्य नमस्कार, वृक्षासन आदि करवा रहे थे। अब जो ज़्यादा ना कर सकें, खाली सूक्ष्म व्यायाम कर लें और फिर उसके बाद हम अलग अलग आसन भी बताएंगे, वात रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए। और ये जो कफ रोग जब ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार तो उसका सामान्य लक्षण है। अब आपको मैं थोड़ा, ये तो बीमारियों के हिसाब से बताया, कफ, कोल्ड, साइकोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, और बहुत ज़्यादा किसी को बार बार अस्थमा, जुकाम आदि होता है। ये अब इसके स्थान है, कफ के स्थान है नाक, आँख, कान, गला और फेफड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होने लगे तो समझ लेना उनको कफ प्रधान प्रकृति है। जब किसी का पाचन तंत्र कमजोर होने लगे तो समझ लेना पित्त प्रधान प्रकृति है। और जब शरीर में अलग अलग प्रकार के दर्द होने लगे और पीड़ा होने लगे तो समझ लेना, जब नस नाड़ियों पर, हड्डियों पर असर आ जाता है तो समझ लेना कि वात प्रधान प्रकृति है। और 3 ही तरह का आहार है। एक चीज जो स्वामी जी घी इसमें और, आती क्या है, एक ही चिकनी वक्त चीजें में, हैं, ये कफ को बढ़ाती है। स्वामी जी क्या एक ही वक्त में किसी एक जी। व्यक्ति में ये तीनों दोष एक साथ पाए जा सकते हैं? तो और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तीनों तरह की परेशानियां हैं। बेड़ा गर्क हो सकता है ऐसे शरीर का। हाँ, तो एक दोष प्रधान, द्विदोष प्रधान और त्रिदोष प्रधान और त्रिदोषों का साम्य। मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। मैं छोटा बच्चा था तो मेरे घुटनों में दर्द हुआ करता था। माँ एरंड के पत्तों को सरसों के या तिल के तेल लगा करके उनको सेक करके मेरे पैरों में बांधा करती थी और हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर मुझे दिया करती थी। फिर जैसे मेरी आयु बढ़ी तो मेरी पित्त प्रकृति होगी, दर्द मेरे सारे गायब हो गए। थोड़ा योग भी करना मैंने शुरू कर दिया था और मेरी पित्त प्रकृति हो गई। तो फिर जो है मेरी आंखों में जो है लालिमा आने लग गई, चेहरे पर फुंसियाँ निकलने लग गई और कभी कभी पेशाब में, यूरिन में जलन आदि होना और कभी कभी गुस्सा भी आता था। तो मेरी पित्त प्रकृति हो गई। और जो है एक बार मैं हिमालय में गया तो मैंने देखा गंगोत्री से ऊपर जब भोजवासा और गोमुख जाते हैं, तपोवन जाते हैं, तो मेरे को कफ कोल्ड हुआ। तो मैंने देखा अरे ये तो थोड़ा कफ भी बिगड़ गया। फिर मैंने दबा करके योगाभ्यास किया, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर दिया। तो वात पित्त कफ एक का भी प्राधान्य होता है। किसी किसी को कफ कोल्ड भी रहता है, शरीर में दर्दें भी होती हैं और पेट भी खराब रहता है, तो तीनों के तीनों दोष बिगड़ जाते हैं। किसी के 2 बिगड़ते हैं। तो किसी किसी को कफ, कोल्ड और सर्दी, जुकाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होने के साथ दर्द है और किसी का पेट भी साथ में खराब होता है। तो अलग अलग, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 दोषों की प्रधानता होती है। तीनों के तीनों दोष गड़बड़ हो गए। कहते हैं ना इसका शनि, केतु, राहु तीनों ही बोले, इसके तो 7.5 लग गई। तो ये तो खैर जो इस वाली बातों में नहीं जा रहे। तो किसी किसी के 1, 2, 3 ऐसे दोषों विकृति भी होती है और तीनों दोषों की समता भी रहती है। तो अनुलोम विलोम करने से त्रिदोष संतुलित हो जाते हैं। भस्त्रिका करने से कफ दोष संतुलित हो जाता है। तो देखो, जिनको तीनों दोष संतुलित करने हो तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों को पकड़ लिया। और जिनको अपना कफ दोष संतुलित करना है तो भस्त्रिका कर लिया। और पित्त दोष संतुलित करना है तो कपालभाति आराम आराम से कर लिया। तो पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रख ली। 3 तरह का आहार भी है। जो चिकने पदार्थ हैं ये कफ को बढ़ाते हैं और जो देर से हजम होते हैं वायवादी वाली चीज़ें वो वायु को बढ़ाती है। और जो तीखी चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हैं,
मसाले हैं ये पित्त को बढ़ाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे। और समन करने के लिए एलोवेरा, व्हीट ग्रास और जितने भी स्प्राउट्स हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये पित्त का प्रशमन करते हैं। और एलोवेरा, गिलोय, हल्दी, मेथी, सौंठ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये निर्गुंडी, पारिजात आदि, इनका रस पी लो, वात का प्रशमन करते हैं। और कफ के प्रशमन के लिए तो हमने कई बार बताया हुआ है, त्रिकुटा बोलते हैं, सौंठ, पीपल, काली मिर्च है, या हमने हल्दी है, अदरक है, इसका जो है रस निकाल करके शहद के साथ पीने से कफ का प्रशमन हो जाता है। घरेलू चीज़ें बता रहा हूँ मैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश आदि ले ले तो कफ का प्रशमन हो जाता है। तो बहुत सिंपल तरीके से तीनों दोषों को समझा दिया है स्वामी जी, आपने और तीनों प्राणायाम दोषों के के साथ लिए भी उसका लिंक कर दिया है। बड़ा अच्छे तरीके से आपने, बहुत आसान से आपने समझाया कि प्राणायाम से कैसे हम तीनों दोषों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या स्वामी जी, क्या इन तीनों दोषों के लिए कुछ योगाभ्यास भी हैं जिनको अपना करके हम त्रिदोषों पर कंट्रोल कर सकते हैं? वात रोगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, लंबे लंबे श्वासों के साथ। वात रोगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, और जो है कफ रोगों के लिए भुजंगासन 50-100 बार एक ही आसन कर लें, भुजंगासन, और जो कर सकें तो थोड़ा गोमुखासन। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो भी हाथों के लिए, पैरों के लिए, जो हम बार बार ऐसे करवाते हैं ना, ये तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे भाई हरप्रीत जी, अरविंद जी, सुरेश जी मेरे साथ कर रहे हैं, मीनाक्षी जी कर रहे हैं, करोड़ों लोग हमारे साथ साथ सुबह सुबह करना शुरू कर देते। तो सूक्ष्म व्यायाम ये ऐसे, और ये हाथों पैरों के ये सारे एक साथ भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो भी करवाते हैं ये वात रोगों के लिए और कफ रोगों के लिए मात्र 2 ही आसन कर लेना, कोई जो कर सके तो मात्र 2 आसन ऐसे, ये उष्ट्रासन और भुजंगासन। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। जो इतना भी ना कर पाए तो वो खाली इतना ही कर लें, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके तो अब तो हमने 100 बार तक लोगों से कराना शुरू कर दिया है। ऐसे ऐसे ये कफ रोगों के प्रशमन के लिए, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और पित्त रोगों के प्रशमन के लिए, वात रोगों के प्रशमन के लिए थोड़ा थोड़ा और आसन बता देते। देखो वात है तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन करते ही वात पर नियंत्रण आ जाता है। तो वात रोगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम के अलावा मंडूकासन, योग मुद्रासन और लेट करके ये पवन मुक्तासन ऐसे करते हैं, पवन मुक्तासन, और ये हलासन, ये वात रोगों के लिए अचूक रामबाण माना जाता है। अच्छा स्वामी तो जी, एक चीज और सूक्ष्म मेरे व्यायाम जहन के में आ रही अलावा- है। आप योगाभ्यास करते करते जरा ये भी समझाइए, जैसे बीपी बढ़ जाना एक आम सी बात है, बीपी भी घट जाता है, तो मार्कर कई बार बढ़ते हैं, मार्कर कई बार घट जाते हैं। तो क्या ये जो त्रिदोष है यानी वात, पित्त, कफ, इनका बढ़ जाना अगर एक तरह की प्रॉब्लम है तो क्या ये कभी घट भी जाते हैं? क्या ये कम भी हो सकते हैं और कम होना, घटना भी परेशानी पैदा करता है? आराम से नियंत्रित हो जाते हैं। वही उपाय हम बता रहे हैं। जैसे किसी को वात रोग बढ़ा हुआ है तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करे, पवन मुक्तासन कर ले, और पवन मुक्तासन के साथ जैसे हमने बताया मंडूकासन और योग मुद्रासन कर ले। एकदम से वात करते करते अभी कम हो जाएगा, इंस्टेंट बेनिफिट वात रोगों में। ऐसे ही कफ रोगों में प्राणायाम करते ही इंस्टेंट बेनिफिट, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को सीधा प्रभावित करते हैं। और यदि कोई उष्ट्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन कर लेगा, इंस्टेंट बेनिफिट। और ऐसे ही पित्त रोगों के लिए भी, ये दोनों के लिए, वात और पित्त रोगों के लिए, सबके लिए वैसे तो पाचन तंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मंडूकासन और योग मुद्रासन पित्त रोगों का भी प्रशमन करता है। और इसमें सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन कर लिया तो कितने भयंकर पित्त बढ़ा हुआ एकदम शांत हो जाता है। और उसमें पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं। तो
अब देखो, ये बीपी, शुगर, थायराइड आदि ना लाइफस्टाइल डिजीज को मैं 3 दोषों से जोड़ के बोलता हूं। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ेगा, कफ बढ़ने से शुगर बढ़ेगा, और कफ बढ़ने से मोटापा भी बढ़ेगा। जिनकी कफ प्रकृति है वो थोड़े मोटे होते हैं। अब मैं जैसे उदाहरण देता हूं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मेरे से थोड़े ठाड़े हैं, मोटे तो नहीं कहूंगा, उनकी कफ प्रकृति है। जिनकी भी कफ प्रकृति होगी वो मोटे होंगे। और मेरा वजन 67 है पिछले 25 सालों से। मेरी क्योंकि पित्त प्रधान प्रकृति है अभी भी, तो मुझे मोटापा नहीं है। ऐसे ही एक एक मोटापा मैंने बताया, बीपी, शुगर बताया। ऐसी चर्म रोग जो है वो पित्त बढ़ने से होते हैं। ऐसी जो अनिद्रा है वो भी ज्यादातर पित्त बढ़ने से होती है। जो हार्ट रोग है वो कफ प्रधान मूल रूप से होते हैं। फिर किसी किसी को उसमें जो है वात भी बढ़ जाता है, तो फिर उससे कई बार किसी किसी का पल्पिटेशन हाई हो जाता है। तो प्रधान रूप से मैं बता रहा था। स्वामी जी, वात प्रधान प्रकृति होने पर शरीर में कैसे दिखाई देता है कि शरीर वात प्रधान किसी प्रकृति की वजह से बीमारियों की जकड़ में आ रहा है? तो एक तो जैसे दर्दें बढ़ने के अलावा जो बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं ना, तो समझ लो उनको वात रोग है। वात रोग वाले बहुत कमजोर होते हैं थोड़ा, और कफ रोग वाले थोड़े ठाड़े थुल होते हैं जिनका बढ़ जाए, और पित्त रोग वाले बड़े गुस्सैल और शॉर्ट टेम्पर वाले होते हैं, और जो है ऐसे पता लग जाता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे लक्षणों से आप पता लगा सकते हो। स्वामी जी, इन तीनों चीजों में मुझे लगा कि जिसका पित्त प्रधान है वो ज्यादा बेहतर है, वो स्लिम ट्रिम रहेगा। तो मुझे भी खुद को पित्त प्रदान कर लेना चाहिए। लेकिन ये पित्त ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो लेडीज को इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है, ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, उनका ओवम और पुरुषों का स्पर्म पूरा नहीं बन पाता, उसकी स्पीड, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। इसलिए पित्त ज्यादा बढ़ जाएगा, स्लिम ट्रिम तो रहेगा, लेकिन वो आग से खेलने वाला काम है। तो इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसे बहुत से लोग स्वामी जी दिखते बैलेंस हैं रहे, जो खूब खाते हैं डट करके, लेकिन बिल्कुल छरेरे से रहते हैं हमेशा, और ये समझ में नहीं आ रहा था क्या जादू चल रहा है यहाँ पर, और कोई वर्कआउट भी नहीं कर रहे होते हैं। वो पित्त प्रधान प्रकृति वाले हैं। जी। अच्छा स्वामी जी, त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ, क्या ये विरासत में माता पिता से भी बच्चों में ट्रांसफर होता है? अगर कोई शख्स पित्त प्रकृति का है तो उसका बच्चा भी क्या उसी नेचर का होगा? भी होता है, नहीं, माता पिता से ही होता है। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति और संस्कृति जेनेटिकली चलती है। संस्कृति तो इस रूप में जो माता पिता जीते हैं, वैसे ही संस्कृति में, वैसे ही परिवेश में, वैसे ही जब फेत में आदमी जीने लगता है। तो ये जो प्रकृति है, इसमें तो आदमी का, जैसे मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है कि मेरी प्रकृति कैसी होगी। जो माता पिता की प्रकृति थी वो मुझ में ट्रांसफर हो गई। जन्म से माँ की प्रकृति वात प्रधान है, पिता की प्रकृति पित्त प्रधान है, तो वो मुझ में आ गई। दोनों का जो है फिर इसलिए मैंने अपने भीतर समावेश देखा। तो ये जेनेटिकली ही होता है, बस योग करके आप इसको संतुलित कर सकते हो। और बिल्कुल सिंपल, पहले तो घरेलू बता देता हूँ। जिनकी वात प्रधान प्रकृति हो तो हल्दी, मेथी, सौंठ और लहसुन, प्याज का प्रयोग करें। जिनकी कफ प्रधान प्रकृति हो तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और त्रिकुटा जैसे, या हल्दी, अदरक का रस और शहद का प्रयोग करें। और जिनकी पित्त प्रधान प्रकृति है वे अनार, गाजर, चुकंदर, सेव, अंकुरित और एलोवेरा, वीटग्रास आदि ऐसी चीजों का सेवन करें। तो अपने आहारचर्या, ऋतुचर्या और दिनचर्या को ठीक करके इन तीनों प्रकार के प्रकृति का बैलेंस कर सकते हैं। और ये 100% जेनेटिकली ही होती है, और इसलिए ज्यादातर बीमारियां भी जेनेटिकली होती है। वात, पित्त, कफ संतुलन है तो आपका कोई रोग हो ही नहीं सकता। ये घरेलू उपचार के अलावा हम रेडीमेड भी, जैसे वात प्रधान है तो पीडानिल गोल्ड खाली पेट रेडीमेड में, और खाने के बाद जो है ऑर्थोग्रिट ले लिया। पित्त
पित्त प्रधान है तो खाली पेट एलोवेरा, वीटाग्रास या एसिडोग्रिट या सर्वकल्प या लिवोग्रिट और लिवामृत ले लिया। और कफ प्रधान है तो मात्र अकेला स्वासारी रस या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड से ही काम चल जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों के द्वारा अपनी प्रकृति को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं और सारी विकृतियों से बच सकते हैं। प्रकृति में विकृति आने से, मूल प्रकृति वात पित्त कफ की है, प्रकृति में विकृति आने से ही ये सारे अलग अलग प्रकार के शारीरिक मानसिक रोग हमें जीवन में दिखाई देते हैं। और एक बात और सुन लो, जिनकी कफ प्रधान प्रकृति है उनको नींद बहुत आती है। जिनकी वात प्रधान प्रकृति होती है उनको सपने बहुत आते हैं। और जिनकी पित्त प्रधान प्रकृति होती है उनको नींद कम आती है। मैं सोचने की कोशिश कर रही थी कि इनमें से क्या होता है। मैंने भी अपने आप को जज कर लिया। वाले थोड़े मस्त रहते हैं, मैं और हुसैन यही काम करें, पित्त वाले थोड़े गुस्सैल रहते हैं। हम लोग ये सोच रहे थे कि इनमें से क्या होता है, सपने ज्यादा आते हैं या नींद ज्यादा आती है। तो फॉर्चुनेटली ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं है। अच्छा स्वामी जी, कहते हैं कि कफ नेचर वालों को दूध नहीं पीना चाहिए। कफ प्रकृति जिनकी है उन्हें ठंडा भी नुकसान कर सकता है। ऐसे में दूध और घी ये कफ को बढ़ाते हैं। इनमें स्निग्धता होती है ना, चिकनी चीजें जितने भी हैं मीनाक्षी जी, वो सारी जो है वो कफ को बढ़ाती है। इसलिए जिनको कफ प्रकृति है उनको दही के अंदर गुड़ शक्कर मिला के लेना चाहिए और दूध के अंदर हल्दी, शिलाजीत या च्यवनप्राश या केसर मिला करके लेना चाहिए, तो उनके लिए औषध हो जाती है। या छोटी पीपल उबाल के लेना चाहिए या खजूर के साथ लेना चाहिए, तो कोई कफ का उपद्रव नहीं होगा। तो ये दूध जो है कफ बढ़ाता है, दही जो है ये पित्त को बढ़ाता है, और जो है छाछ जो है वो एसिडिटी को बढ़ाती है। तो उसमें लवण भास्कर हिंगवाष्टिक डाल कर लेना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा इस अनुपान भेद इसको बोलते हैं, किस चीज के साथ किस चीज को ले रहे हैं, अनुपान कहते हैं उसको आयुर्वेद में। अनुपान भेद से सभी प्रकार के द्रव्यों को हम, उनका जो प्रधान गुण है उसको हम रूपांतरित कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। स्वामी जी, वात पित्त और कफ ये तीनों जो चीज़ें हैं, इन तीनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। और आपने कई बार खुद कहा है कि खाना अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए। तो वात पित्त और कफ ये तीनों जो अलग अलग दोष हैं और तीनों प्रकृति के जो प्रधान जिनमें नेचर पाया जाता है, उनकी अलग अलग डाइट क्या होनी चाहिए, उनको किन किन चीज़ों से बचना है और किन किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है? तो वात प्रकृति वालों को गेहूं, चावल, मटर, फूल गोभी और तमाम तरह की खट्टी चीज़ें, सिट्रिक फ्रूट्स जितने भी, यूरिक एसिड और तमाम तरह के फिर उसके बाद ESR, RA फैक्टर, CRP, इन सब चीज़ों को बढ़ा देते हैं। तो जिनकी भी वात प्रधान प्रकृति है उनको खट्टी चीज़ों से बचना चाहिए। भारी जो देर से हजम होती है जैसे राजमा, छोले आदि हैं, पराठे आदि है, इनसे बचना चाहिए। उनको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उनका पाचन भी थोड़ा वीक हो जाता है। तो जिनकी भी वात प्रकृति है वो इन चीज़ों से तो बचें, खट्टी चीज़ों से बचें और बायबादी की चीज़ें जो देर से हजम होती हैं उनसे बचें। फिर उनको खाना क्या चाहिए, उनके लिए हमने सामान्य रूप से तो मिक्स दालें, मूंग की दाल छिलके वाली मिक्स दालें, हरी सब्जियां, ये सब ठीक है उनके लिए। फल फ्रूट भी जो आराम से हजम हो जाते हैं, खट्टों को छोड़ करके वो सब खा सकते हैं। घी भी थोड़ा ले सकते हैं, दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजी डाल करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको बाजरे की रोटी, जवार, बाजरा, रागी और थोड़ा सा उसमें चौलाई और सिंघाड़ा डाल सकते हैं। तो ये ऐसे मिक्स ग्रेन लेना चाहिए। गेहूं और चावल उनको कम लेना चाहिए। सब्जी के तौर पर सबसे अच्छी सब्जी होती है उनके लिए, एक तो सहजने की सब्जी, सरगवा जिसको बोलते हैं, और एलोवेरा की सब्जी, हल्दी की सब्जी कई बार हमने बताई हुई है। हम तो एलोवेरा की सब्जी 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, उसमें 20 ग्राम अंकुरित हल्दी, 20 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 ग्राम हल्दी उसमें डाल करके छोंक करके और उसको ही खिलाते हैं। ये तो वात के लिए बता दिया। पित्त प्रकृति वालों के लिए मैंने बोला कि जो है उनको तीखी तली हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। उनको जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, अंकुरित है और व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का ये प्रयोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और
बिना मसाले वाला खाना खाना चाहिए। जो कफ प्रकृति वाले हैं उनको घी से परहेज करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, दिव्य पेय पीना चाहिए, बाकी सामान्य आहार लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए वात रोगियों को और कफ रोगियों को। पित्त रोगियों को घड़े का पानी या तांबे के लोटे का पानी और उसमें सोना चांदी का सिक्का डाल दे तो और ज़्यादा अच्छा है। इतनी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो वात पित्त कफ की प्रकृति वाले पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। कफ प्रकृति वालों के लिए तो मैंने द्राक्ष कल्प, खजूर कल्प और चने की रोटी, शहद, च्यवनप्राश और जिनको शुगर उनको च्यवनप्रभा के साथ मैंने बताया। इतना ही करा करके हम लोगों को ठीक कर देते हैं। और सभी रोगों में उपवास बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये वात पित्त कफ दोष बढ़ जाते हैं ना, उनको एकदम से नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उपवास करें और त्रिदोष कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन पित्त के रोगियों को सौंफ के पानी पर उपवास करना चाहिए। कफ के रोगियों को दिव्य पेय, जो ये अलग अलग प्रकार के हब्स हैं, उनका पानी उबाल करके उसको पी करके उपवास करना चाहिए। और वात रोगियों को एलोवेरा और गिलोय का जो पानी है ना उसको पी करके उपवास करना चाहिए। एकदम से त्रिदोषों का प्रशमन हो जाता है। ये एकदम आजमाई हुई बात है हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर। और रोज मैं 1000 से ज्यादा असाध्य रोगियों के बीच में रहता हूँ। रोज मैं देखता हूँ जो इन चीजों का ऐसे नियंत्रण करते हैं ना, फिर त्रिदोष उनका बेड़ा एकदम पार से है, कंट्रोल त्रिदोष उन पर हावी नहीं होंगे। अच्छा स्वामी जी, हमने बड़ों से अपने कई बार ये सुना कि तांबे के बर्तन में पानी भर के उसे खुले आसमान के नीचे अगर रख दिया जाए तो बहुत बेहतर है, वरना अगर तांबे के बर्तन में ही पानी पिया जाए तो उससे भी ये तीनों दोष जो हैं वो बैलेंस रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति होती है उसका किसी का तांबे के पानी पीने से भी पित्त बढ़ जाता है। उनको जिनकी पित्त प्रकृति है उनको चांदी के पात्र में, चांदी के लोटे और आजकल जग आने लगे। जिनकी पित्त प्रकृति है उनको चांदी के लोटे में पानी पीना चाहिए। शेष वात वाले उनको ताम्र में पीना चाहिए। और जो कफ की प्रकृति वाले हैं ना उनको चांदी वाले में या तांबे वाले में सोने का सिक्का डाल देना चाहिए। वो सिक्का तो रहेगा ना बरकरार, लेकिन उसके संस्पर्श से ही उसमें से ऊर्जा तरंगे निकलती। कफ वाले सबसे अमीर हो गए स्वामी जी। पदार्थ में उसमें सोने का सिक्का पड़ेगा। अरे लोगों के घरों में ऐसे पड़े रहते हैं आभूषण, उनका इस्तेमाल करने के लिए पानी में डाल दिया तो थोड़ा सा घटेगा थोड़ी, और उसकी उपस्थिति मात्र से पानी की प्रकृति चेंज हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। हर एक धातु का प्रभाव तो उससे अलग प्रकार के वाइब्रेशन निकलते हैं। ठीक है स्वामी जी, अब बारी लोगों के सवालों को शामिल करने की है, क्योंकि बहुत से सवाल हम तक पहुंच चुके हैं। और सबसे पहला सवाल संगीता का है। उनके गले में हमेशा दर्द रहता है, कफ भी बनता रहता है, तो उनके लिए उपाय बता दें आप। गले के लिए जबरदस्त उपाय, संगीता का संगीत खूब बढ़िया निकलेगा। एक तो कपालभाति के साथ उज्जाई करने, अंदर भरते समय आवाज हुई, होल्ड करके रखा और दाएं नाक को बंद करके फिर बाएं से छोड़ते हैं। उज्जाई करें, सिंहासन करें, ये करें और गले की थोड़ी मसाज करें। कंठामृत चूस लें और सारी भात दवटी, लौंग आदि बटी और मुलैठी, काली मिर्च मिश्री, ये लौंग इसको चूस लें। स्वासारी पाउडर ले लें, त्रिकुटा ले लें, सीतोपलादी ले लें। गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और यदि कैपेबिलिटी है तो थोड़ा लेट करके ये जो ऐसे मत्स्यासन करते हैं, सर्वांगासन, हलासन करते हैं, वो भी गले को 100% अच्छा कर देता है। अगला प्रश्न ले लो। ये स्वामी जी अगला सवाल ऋषभ का है। गले गड़बड़ हो जाते हैं सर्दी में, उन सबके लिए बता दिया जी। अगला सवाल ऋषभ का है। 9 साल का बच्चा है और उसको थायराइड हो गया है, कैसे ठीक होगा बच्चा? थायराइड के लिए यही जो आसन बताए ये आसन करें। और साथ में देखो ये थायराइड का पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट दबा ले और थायरोग्रिट खा ले। नहीं तो जीरे का और धनिए का पानी पी लें और सिंघाड़े की रोटी थोड़ी देर खा लें और हॉट एंड कोल्ड प्रेस जो हम बताते हैं वो थोड़ा गले पर कर लें। ये पॉइंट दबा ले कपालभाति उज्जाई करने से और ये अभ्यास करने से थायराइड अच्छा हो जाता है। रेडीमेड में तो थायरोग्रिट है ही, 2-2 गोली खा ले।
मैंने जिनको 100, 150, 200 mg तक जिनको जो है थायरोक्सिन आदि लेनी पड़ रही थी एलोपैथी की दवाइयाँ, उनकी बंद करवाई है और उनको थायराइड से परमानेंट छुटकारा दिलाया। इसलिए किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, ये बहुत रोगों को हो रही है आजकल, वो सब थायराइड के रोग से मुक्त हो जाएंगे। और कपालभाति के समय ये काफी बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल दुर्गा का है। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। जी, अगला सवाल दुर्गा का है स्वामी जी। दूध पीने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो दूध के इस्तेमाल में वो कैसे, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें, क्या मिलाएं उसमें जिससे एसिडिटी ना हो? तो दूध में एक तो दूध को ना ऐसे ठंडा कर लें, थाली के अंदर डाल दें और दूध को चांदी की थाली में सहला करके पी लिया तो एसिडिटी की औषधि हो जाएगी। और उसमें थोड़ा सा हनी मिला करके पी लें। तो चांदी की थाली में ठंडा करके दूध में हनी मिला करके पिला दिया तो एसिडिटी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कफ प्रकृति वाले मत करना। कभी चांदी की थाली में दूध को ठंडा किया और ऊपर से हनी मिला करके पिया और पता लगा कि जो है पूरा अंदर से ट्रैफिक जाम हो गया, तो ये बहुत ठंडा हो जाता है, ये उसकी औषधि हो जाता है। और एक बात और बता देता हूँ, ये एसिडिटी बनने का एक कारण पाचन तंत्र की कमजोरी भी होती है। तो सर्वकल्प काढ़ा पी लें, लिवोग्रिट लिवामृत खा लें, अथवा जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का जो पानी हम बताते हैं तो उसमें जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन सामान्य पाचन तंत्र के लिए, और पित्तहर के लिए जीरा धनिया सौंफ, बस इसका पानी पी लें। अथवा बीट ग्रास और एलोवेरा का ही पानी पी लें, पित्त का पूरा प्रशमन हो जाता है। और किसी किसी को एसिडिटी नहीं होती, वो दूध हजम नहीं होता, तो किसी को दस्त लग जाते हैं और किसी को गैस बनने लगती है और उसी में ही फिर एसिडिटी जैसे लगने लगता है। तो पंचकोल है, पीपल पीपला मूल चित्रक चव्वे सोट, पंचकोल का काढ़ा हमारे स्वामी जी, जरा गुरुजी हमको मीनाक्षी को बताते देखिए थे, आप, हम अगर 2-2 आपके किलो दूध सामने पी टीवी जाते लगा थे। हो, जब कितने गुरुकुल में टफ ज्यादा टफ दूध आसन हो कर रही जाता हैं था तो आसानी बेचते से। तो थे नहीं। पंचकोल का काढ़ा 2-3 ग्राम 400 ग्राम पानी में पका ला, 50 ग्राम बच गया, छान के पी लिया, ऊपर से आधा 1 किलो दूध पी जाओ, पूरा हजम हो जाता है हुसैन भाई। स्वामी जी अगला सवाल, योगी नहीं हो गई। अगला सवाल स्वामी जी रेशमा का है। उन्हें 10 सालों से आर्थराइटिस है और 2 हफ्ते पहले उन्होंने स्टेरॉइड लिया और उसके बाद उन्हें अल्सर हो गया है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। ये रेशमा के साथ साथ मैं उन सब के लिए बताना चाहता हूँ जो पेन किलर खाते हैं, स्टीराइड खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, उन सबको एसिडिटी होती है। फिर उसके बाद आंखें खराब होती हैं, पेनक्रियाज कमज़ोर पड़ता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स वीक होते हैं, धीरे धीरे हड्डियाँ खराब कर लेते हैं। तो आर्थराइटिस के लिए आप पेन किलर या स्टीराइड क्यों खाते हो? अरे जब आपको बता रखा है हमने हल्दी मेथी सोट सोरंजान कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जब आपको हमने बताया हुआ खाली पेट जो है आप एलोवेरा गिलोय ये रसी पी लो, निर्गुंडी रासना पीड़ांतक वात, कितनी घरेलू चीज़ें बता रखी हैं। तो पीड़ान नील गोल्ड ले लें खाली पेट, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, और ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है तो थोड़ा हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो लाक्षादी गुग्गुल, और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो चंद्रप्रभा गोक्षरादी ले सकते हैं। और ऐसे ही मसल्स वीक हो गए हैं, किसी के मसल्स तक भी आ जाता है, अस्थिगत वात, मांसगत वात, मेदगत वात, अलग अलग वात की कैटेगरियाँ हैं। तो जितना वात गहरा हो जाए उतना स्प्रिलुने या अश्वगंधा भी साथ में ले सकते हैं, मोरिंगा आदि, तो पूरी तरह से आर्थराइटिस 100% अच्छा हो जाता है। बस प्राणायाम जरूर करना है, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, पूरी तरह से वात निवृत्त हो जाएगा। स्वामी जी अगला सवाल विपुल का है। वो कह रहे हैं कि वो जब बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों से पानी आता है और आंखें लाल हो जाती हैं, तो उनके लिए क्या उपाय? मुंह में ठंडा पानी भरें और ठंडे पानी से आंखों को धोएं, अनुलोम विलोम करें, जल नीति सूत्र नीति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 3 बार ठंडे पानी से मुंह को धो दिया, और सौम्य जो है जो आई ड्रॉप हम देते हैं उसको डाल लें, अथवा गुलाब जल आंखों में डाल लें, अथवा गुलाब जल में आंवले की कलियां सूखी डाल दी और 24 घंटे डालने के बाद उसको छान के रख ले, उसको आंखों में डाल दें, आंखें एकदम अच्छी हो जाती हैं। और सुबह सुबह उगते सूर्य का, अस्त होते हुए सूर्य का, या रात को चंद्रमा का त्राटक कर लें या दीपक का ही त्राटक कर ले तो आंखों में ताकत आ जाएगी और 100 साल तक आंखें ठीक रहेंगी। आंखों का पानी तुरंत बंद हो जाता है। और ये पॉइंट भी दबा लें थोड़ा। ठीक है स्वामी जी। वंशिका ठाकुर का अगला सवाल है। वो गैस से परेशान है, हाथ में भी उनके दर्द रहता है, तो गैस की वजह से शायद उनके हाथों में यानी जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें।
ये वंशिका सहित तमाम उन लोगों के लिए, किसी किसी को तो नीचे से भी हम ऐसे थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक करके मारते रहते हैं, ऊपर से भी ऐसे गैस छोड़ते रहते हैं। एक तो ये गोमुखासन ऐसे बैठी जाए, ऐसे बैठने से गैस कंट्रोल हो जाती है। फिर मंडूकासन, पवन मुक्तासन, वैसे रेडीमेड में तो हम गैस और चूर्ण देते ही हैं। उनको जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी भी बताते हैं। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा इसका जूस ही पी ले, उसी से पेट अच्छा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा पाचन कमजोर होने से गैस बनती है तो सर्वकप का काढ़ा पीने या खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, कोई भी एक चीज़ का उपयोग कर ले जो मैं उपाय बता रहा हूँ। खाना जब खाते हैं तो पहले ग्रास के साथ में लहसुन की कली खा ली 2-3, उसको थोड़ा सा घी और उससे सेंधा नमक के साथ थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सेक करके, तो गैस एकदम से ठीक हो जाती है। सामान्य रूप से मेथी, अजवाइन, इनका थोड़ा घर में मेथी, अजवाइन, जीरा, धनिया, इनको थोड़ा सा पाउडर करके और यही खा लेते हैं, उसी से गैस ठीक हो जाती है। अथवा छाछ में या दही में लवण बास कर हिंगवा स्टिक चूर्ण मिला करके खा लेते हैं, इससे गैस ठीक हो जाती है। सप्ताह में कम से कम 1-2 बार त्रिफला चूर्ण रात को ऐसे ही ले लिया करें, उससे पाचन अच्छा रहेगा और गैस नहीं बनेगी। तो ऐसे कोई भी उपाय अपना लेंगे। गोमुखासन में तो बैठते ही गैस खत्म, रोज 1-1 मिनट गोमुखासन कर लें, तो ऐसे ये बहुतों के प्रश्न का समाधान हो जाता है। पूछने वाले 1-2 होते हैं। जी मेरे भाई हुसैन भाई। स्वामी जी, आज मुझे हरिद्वार की हरियाली नज़र नहीं आ रही थी। आज आप जो कंक्रीटों का जंगल है, आज आप वहाँ हैं। कल आप कहाँ होंगे, इस कालीन पर बैठे कहाँ नजर आएंगे? अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। इस कालीन पर सवार होकर आप पता नहीं कहाँ मैं और एक बात और कहना चाहता हूँ जी। लेकिन योग कभी नहीं छोड़ता। रात को 12 बजे भी सोता हूँ, चाहे 2 बजे भी सोता हूँ, या कभी पूरी रात भी जगा तो सुबह योग कर आए। खास बात बताना चाहता हूँ, मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ। आज गुरुकुलीय परंपरा को वर्तमान में जिन्होंने प्रतिष्ठापित किया, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है। और बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि हमें गुरुकुल में पढ़ना, आचार्य कुलम में पढ़ना है, पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ना है। तो उनके लिए अभी हमने प्रवेश अभी से शुरू कर रखे हैं। जो अपने बच्चों को प्रज्ञावान बनाना चाहते हैं और वो विद्याभ्यास के साथ योगाभ्यास भी करें और अपने जीवन का ऐसा निर्माण करें कि 2045 तक भारत को जो हम विश्व गुरु सुपर पावर बनाने का सपना देखते हैं, उसको बनाने में अपना योगदान दे सके। तो ऐसे प्रतिभावान और ऐसे प्रज्ञावान, ऐसे एक वर्ल्ड सिटीजन जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, फौलादी बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, स्वामी जी, बिल्कुल। तो वो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को भेज सकते हैं। तो ये भी मैंने थोड़ी जानकारी दी एक महापुरुष के स्मरण के साथ कि आओ दोबारा से अपनी जड़ों से जुड़े, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था और ये शिक्षा क्रांति, ठीक है स्वामी जी, अब ये स्वास्थ्य की क्रांति हम इंडिया टीवी के माध्यम से भी बड़े रूप में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।